हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से संबंधित वाइवा के बारे में। दोस्तों आज हम बताएंगे आप लोगों को कि 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से संबंधित एग्जामिनर द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यानी थ्योरिकल आपका कितना भी अच्छा क्यों नहीं हुआ हो, ठीक है, अगर आप लोगों का अगर वाइवा अच्छे से नहीं हो पाया, यानी आप एग्जामिनर द्वारा पूछे गए सवालों का अच्छे से जवाब नहीं दे पाए बच्चों, तो आपको प्रैक्टिकल के अंदर यानी आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो बच्चों आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये बच्चों ये है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में बड़े में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम द्वारा बहुत ज़्यादा बच्चों केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चों हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा प्रैक्टिकल यानी मेरा वाइवा सबसे अच्छा हो। ठीक है, तो बच्चों वाइवा बच्चों आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका वाइवा सबसे अच्छा होगा, लेकिन शर्त बच्चों यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्जामिनर द्वारा एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा जिसका आप जवाब ना दे पाओ, यानी आप उनके द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का बड़े आसानी से जवाब दे पाएंगे। लेकिन शर्त बच्चों एक बार फिर से बता रहा हूँ यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें, पूरी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, और देखिए क्या क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को मैं हाथ बताता चलूँगा, उनके जो आंसर आपको देने हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समय बचाने के लिए जो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर द्वारा आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। अब मैं बारी बारी से इनको पढ़ूंगा और इनके आंसर भी आपको हाथ बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझें। पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 है ये, मूलक यानी रेडिकल्स किसे कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये तो आपका मेन प्रैक्टिकल होता है, आपको एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूलक किसे कहते हैं। बच्चों देखिए डेफिनेशन क्या, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल मैंने सामने लिख रखे हैं। ठीक है, एग्जाम इसकी परिभाषा क्या है, बताना क्या है आपको मूलक की डेफिनेशन के बारे में। बच्चों बेपरमाणु या परमाणु समूह, बात को समझे, मूलक की परिभाषा बता रहा हूँ, बेपरमाणु या परमाणु समूह जिन पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है मूलक कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, बेपरमाणु या परमाणु समूह जिन पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है मूलक कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप स्क्रीन पर समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मूलकों के मैंने कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखे हैं, जैसे Na+। ठीक है, आप जानते हो इसे प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए Mg2+, यानी ये भी एक मूलक है, यानी इस पर भी चार्ज आ रहा है। तो मैंने परिभाषा क्या बताई, मैंने परिभाषा यही तो बताई थी, बेपरमाणु या परमाणु समूह जिन पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हो। ठीक है, तो ये दोनों पर क्या देखो प्लस चार्ज है। आगे बच्चों हम बात करते हैं Cl-, Cl आयन की बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। Br को देख लीजिए, Br नेगेटिव, यानी ये भी एक मूलक है। अच्छा, अब देखिए SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, और NH4 1 पॉजिटिव। तो ये सारे क्या बच्चे, क्या है, मूलक हैं। ठीक है, और मैंने परिभाषा में अभी यही बताया था, बेपरमाणु या परमाणु समूह। तो देखो यहाँ तक की जो बात करते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों, ये क्या परमाणु है, ये क्या बच्चों परमाणु है, लेकिन ये जो मूलक है, ये वाले दोनों शेष मूलक है, ये परमाणु समूह है। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, केवल यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे केवल क्या बच्चों आपका ब्रोमीन है, लेकिन इसके अंदर सल्फर भी है और बच्चों ऑक्सीजन भी है। तो ये परमाणु समूह है, लेकिन ओवरऑल है कि आपका ये मूलक ही है। परिभाषा से को बता रहा है ना, परमाणु या परमाणु समूह, तो ये तो परमाणु है जिन पर चार्ज आ रहा है, ये भी मूलक है, और ये परमाणु समूह है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो आपको परिभाषा बच्चों यही देना होता है मूलक की परिभाषा में, बेपरमाणु या परमाणु समूह जिन पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है मूलक कहलाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि मूलक कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों तो मूलक 2 प्रकार के होते हैं, मूलक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्लीय मूलक, नंबर 2 क्षारीय मूलक। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिख भी रखा है कि अम्लीय मूलक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अम्लीय मूलक वे मूलक होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अम्लीय मूलक बच्चों वे मूलक होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस आवेश होता है। ठीक है, मैंने वो लिख रहा है, देखिए आपसे पूछा है कि अम्लीय मूलक कैसे कहते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि सर अम्लीय मूलक वे मूलक होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब आप वो पूछ लेंगे इनको अम्लीय मूलक क्यों कहा गया, क्योंकि बच्चों ये जो मूलक होते हैं ना, ये सब हमें किससे मिलते हैं, ये हमें अम्लों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं बच्चों, एसिड से मिलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखो हमें Cl किससे मिलेगा, देखिए HCl है। देखिए HCl की बात करते हैं, तो देखिए क्या एक एसिड है बच्चों, जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, ये H पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों, Cl नेगेटिव होता है। तो मैं इसी की तो बात कर रहा था, बात समझ आ रही है आप लोगों को मेरा। तो इनको बच्चों अम्लीय मूलक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मूलक होते हैं बच्चों किससे मिलते हैं, अम्ल से मिलते हैं, यानी एसिड से मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसे देखो HCN से निकल जाएगा, HNO3 से निकल जाएगा। देखिए इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो नाइट्रिक एसिड
HNO3 होता है कि नहीं होता है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, ये H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और H पॉजिटिव जरा तो ये बात पक्की है कि ये दोनों क्या है, आपका एसिड है, क्योंकि एसिड वही होते हैं जो H प्लस देते हैं, ठीक है। और साथ में क्या मिला बच्चों, हमें NO3 माइनस मिल रहा है, क्या बच्चों मिला, NO3 माइनस मिल रहा है, ये जो एग्जाम्पल है नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो बच्चों इनको अम्लीय मूलक कहने का रीजन ये होता है क्योंकि बच्चों ये जो मूलक होते हैं हमें कैसे मिलते हैं, ये अम्लों से मिलते हैं, यानी एसिड से मिलते हैं। समझ में आ रहा है। तो परिभाषा आपसे पूछा है कि अम्लीय मूलक कैसे कहते हैं बच्चों, तो बेमूलक जिन पर ऋण आवेश होता है, यानी माइनस आवेश होता है, वो अम्लीय मूलक कहलाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है इनको अम्लीय मूलक कहने का, क्योंकि ये जो मूलक होते हैं हमें अम्लों से मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा टाइप होता है क्षारीय मूलक कैसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि मूलक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। तो बच्चों क्षारीय मूलक वे मूलक होते हैं बच्चों जिन पर प्लस चार्ज होता है, जिन पर क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है, बात समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो बच्चों क्षारीय मूलक कैसे कहते हैं, जिन पर क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज। देखो इस पर नेगेटिव चार्ज, अम्लीय मूलकों पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और क्षारीय मूलकों पर बच्चों प्लस चार्ज होता है। अब इनको क्षारीय मूलक क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों क्षारों से प्राप्त होते हैं। किससे बच्चों, बेस से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखिए जैसे आपने देखा क्षार ले रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। जब ये ब्रेक होता है बच्चों तो क्या मिलता है, तो कोई ये मिलता है बच्चों Na प्लस मिलता है आप लोगों को, और OH माइनस मिल रहा है। तो देखो Na प्लस किससे मिला है, बेस से मिल रहा है, क्षार से मिल रहा है। तो बच्चों इनको क्षारीय मूलक इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्षारों से प्राप्त होते हैं। इनको अम्लीय मूलक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों ये अम्लों से प्राप्त होते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को, मेरा दोनों आपको समझ में आए होंगे, अम्लीय मूलक क्या होते हैं, क्षारीय मूलक क्या होते हैं, और मूलक कैसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है, यानी मोलरता की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। आपको सुनानी होगी तो लिखेंगे, बताएंगे मतलब किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, किसी विलयन के इकाई आयतन में, यानी 1 लीटर विलयन में विलय के जितने भी मोल होंगे क्या कहलाएगी, उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, बच्चों मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे बच्चों, क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब क्या होता है, देखिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं। इतना से आपको बताना होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पूछा है कि परासरण दाब क्या होता है बच्चों, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ बच्चों आपसे केमिकल कंपाउंड के फार्मूले पूछे जाएंगे, जैसे अमोनिया है, नाइट्रिक अम्ल है तथा और ये क्या बच्चों अम्लराज है। इनका सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो अमोनिया का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है बच्चों, NH3 होता है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है, इनको याद करना है। और जो अम्लराज होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, एक मिश्रण होता है, HNO3 और HCl का, उसका रेशियो होता है 1/1:3। चलिए मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए अम्लराज के बारे में क्या होता है, देखिए अम्लराज जो होता है बच्चों, ये HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, ठीक है। देखो अम्लराज के बारे में बता रहा हूँ इसके बारे में। देखिए ये होता है बच्चों HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और साथ में क्या होता है बच्चों HCl होता है, क्या होता है बच्चों HCl, ठीक है। इनका रेशियो रहता है बच्चों, इसके 3 मोल रहते हैं, कितने रहते हैं बच्चों, 3 मोल, और इसका जो मतलब बच्चों 1 ही मोल रहता है। तो इनका जो रेशियो होता है HNO3 का और HCl का, वो कितना रेशियो होता है बच्चों, वो 1:3 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस मिश्रण को बच्चों हम बोलते हैं क्या, अम्लराज। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अम्लराज का सूत्र बताइए, तो आपको बताना है सर HNO3 और HCl का 1:3 का जो मिश्रण होता है उसको हम अम्लराज कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अमोनिया का फार्मूला आपको बता दिया मैंने, NH3, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 जो मैंने लिखा था, ठीक है। और पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें अम्लराज का, तो अम्लराज का फार्मूला बच्चों आपको मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों कि अपनी मेहनत का इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं बच्चों, अम्ल तथा क्षार की परिभाषा बताइए, यानी एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। बच्चों अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं, और आपसे पूछा कि अम्ल किसे कहते हैं, तो बे यौगिक जो जलीय विलयन में कहते हैं बच्चों H+ देते हैं। तो जो H+ देते हैं बच्चों तो वो अम्ल होते हैं। देखो जो अम्ल होते हैं बच्चों वो कह देते हैं बच्चों H+ देते हैं। और आपसे पूछा कि क्षार किससे कहते हैं, तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। तो क्षार जो देते हैं बच्चों कह देते हैं वो OH- देते हैं, कहते हैं बच्चों OH- देते हैं। तो OH- जो देगा वो क्या होता है बच्चों, क्षार होता है। जो H+ देता है बच्चों क्या होता है, वो अम्ल होता है, यानी एसिड होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा तो दोनों समझ में आ गया आप लोगों को। तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए
देखिए कुछ आपको केमिकल कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह पूछा जाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन तथा अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है CHO। क्या होता है बच्चों? CHO। क्या होता है? CHO। ये एल्डिहाइड का है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों? कीटोन का होता है CO। क्या होता है बच्चों? CO ग्रुप होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। आपसे पूछा अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो अल्कोहल का तो आप लोग जानते हो क्या होता है बच्चों? OH होता है, ठीक है। जैसे मैथिल अल्कोहल नहीं आएंगे यहाँ पे, OH केवल बताएंगे, ठीक है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होगा बच्चों? OH होगा, ठीक है। एल्डिहाइड का CHO होगा, कीटोन का क्या होगा? CO होगा। समझ में आ रहा आप लोगों में? ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे बच्चों, देखिए आदर्श विलयन किसे कहते हैं। देखिए आदर्श विलयन के बारे में पूछा जाए या वास्तविक विलयन के बारे में पूछा जाए या कोलाइडल विलयन के बारे में पूछा जाए, तीनों को बताता हूँ, ध्यान से समझें बच्चों। पहले बता रहा हूँ मैं आदर्श विलयन क्या किसे कहते हैं बच्चों। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। ये आपने विलयन चैप्टर में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो बच्चों आदर्श विलयन कैसे कहते हैं, आप बताएंगे सर आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, पूरी तरह उसका पालन करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, ठीक है, वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, तो बच्चों वास्तविक विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें विलय और विलायक को हम अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे चीनी को आपने पानी के अंदर घोल दिया, अब जब चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी तो आप उसके पार्टिकल को, चीनी के पार्टिकल को वाटर के अंदर अलग अलग नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है? सारा का सारा आपको पानी दिखाई देगा चीनी को जब घुल जाएगी। तो ऐसे विलयन जिसमें विलय और विलायक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ठीक है, क्या कहलाता है? ये वास्तविक विलयन कहलाता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, कोलाइडल विलयन क्या होता है बच्चों? कोलाइडल विलयन बच्चों ऐसा विलयन होता है, ठीक है, इसको हम नग्न आंखों से तो अलग अलग नहीं देख सकते विलय और विलायक को, लेकिन हाँ अगर सूक्ष्मदर्शी की अगर बात करते हैं तो बच्चों हम सूक्ष्मदर्शी से विलय और विलायक के पार्टिकल को हम अलग अलग देख सकते हैं। तो कोलाइडल विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आप दूध है, दूध में क्या होता है बच्चों? दूध में होता है जो फैट यानी वसा जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है बच्चों? विलय के रूप में होती है, यानी परिचित प्रावस्था के रूप में होती है, और जल जो होता है वो परिचरण माध्यम के रूप में होता है, ठीक है। तो अगर सूक्ष्मदर्शी से अगर हम बच्चों दूध को देखें तो जो वसा होती है, जो फैट होती है, वो अलग अलग दिखाई दे जाती है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो ये है बच्चों कोलाइडल विलयन की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा देखिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है बच्चों? 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बच्चों कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। और अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7 से ज्यादा होता है। तो उदासीन यानी जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जो उदासीन होता है, ठीक है, तो उसका जो पीएच मान होता है बच्चों कितना होता है? 7 होता है। लेकिन अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का 7 से ज्यादा होता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन आपसे पीरियोडिक टेबल से पूछ जा सकते हैं। आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ रखा है उसमें आवर्त कितने होते हैं और वर्ग कितने होते हैं? तो बच्चों आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, आप लोग जानते होंगे। और जो वर्ग या ग्रुप होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 18 होते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। जो इस टाइप्स की लाइनें होती हैं, ठीक है, वो 7 आवर्त होते हैं। और जो इस टाइप की लाइनें होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो आवर्त 7 होते हैं बच्चों और वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और बच्चों साथ ही साथ कुछ बात है, आपसे किसी केमिकल मतलब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा क्लोरीन कितने नंबर पे है, तो 17 नंबर पे है। समझ में आ रहा आप लोगों को? जैसे आपसे पूछा है कि आयरन कितने नंबर पे है, तो 26 नंबर पे है। तो इस बात को भी थोड़ा आप याद करेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उससे भी आप क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाएंगे। और बाकी ये क्वेश्चन बच्चों आप ये कंप्लीट करके जब जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बच्चों कि आपका वाइवा सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझ लिया होगा आप लोगों ने। एक बार वीडियो को चाहे आप दोबारा देख लें, लेकिन एक बार इसको रिवीजन जरूर करके जाएं बच्चों। और आपको विश्वास दिलाता हूँ बच्चों आपका वाइवा सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।